कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो आसान क्या और मुश्किल क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इसी यूट्यूब चैनल डीआर साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम पिछले सेशन में हम जान चुके हैं कि जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्शन हेल्थ का जो इंट्रोडक्शन था वो क्या था। आज के सेशन में बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है गर्भ निरोधक विधियाँ, यानी कि गर्भ धारण को रोकने की वो कौन कौन सी विधियाँ हैं जिसे हम गर्भ निरोधक विधियाँ कहते हैं। तो बिल्कुल हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए है, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं गर्भ निरोधक विधियाँ। तो बात करते हैं कि गर्भ निरोधक विधियाँ किसे कहते हैं, यानी कि गर्भ धारण को रोकने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, गर्भ निरोधक विधियाँ कहलाती है। हम इसको की पॉइंट के माध्यम से एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए हम इस पर ऐड करते जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यानी कि गर्भ धारण को रोकने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो ही क्या कहलाती है, गर्भ निरोधक विधियाँ कहलाती है। ठीक है, हम इस पर टाइप कर लेते हैं। यानी कि वे विधियाँ जो गर्भ धारण वे विधियाँ जो गर्भधारण को रोकती है या इसको हम कह सकते हैं रोकने की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाती है, गर्भ निरोधक विधियाँ कहलाती है। यानी कि वे विधियाँ जो गर्भ धारण को रोकती हैं या रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, गर्भ निरोधक विधियाँ कहलाती है। अब ये गर्भ निरोधक विधियाँ निम्न भागों में इसको बांटा जा सकता है, निम्न बिंदुओं में इसको बांटा जा सकता है कि गर्भ निरोधक विधियों के कितने भाग होते हैं, कितने बिंदु होते हैं। इन सभी बातों की जानकारी हम करने वाली है। तो बात करते हैं गर्भ निरोधक विधियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो गर्भ निरोधक विधियों को हम 3 भागों में बांटे सकते हैं। इसमें जो पहला भाग आता है हमारा, वो क्या आता है, प्राकृतिक विधियाँ। कौन सा आता है, प्राकृतिक विधियाँ, राइट। सेकंड हमारा जो भाग आता है वो आता है यांत्रिक विधियाँ। वो कौन सा आता है, यांत्रिक विधियाँ, ठीक है। तीसरा हमारा जो टॉपिक आता है या भाग आता है वो आता है क्या, स्थायी विधियाँ, स्थायी विधियाँ, ठीक है। ये गर्भ निरोधक विधियों के 3 भाग हैं या 3 बिंदु हैं जिसमें हम इसको डिवाइड किया, जिसमें है प्राकृतिक विधियाँ, यांत्रिक विधियाँ और तीसरी है हमारी क्या, स्थायी विधियाँ। हम इसको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए हम समझते जाएंगे कि प्राकृतिक विधियाँ क्या होती हैं, यांत्रिक विधियाँ क्या होती है, स्थायी विधियाँ क्या होती है। हम इसको की पॉइंट के माध्यम से ऐड करते हैं। पहली जो हमारी विधि आती है गर्भ निरोधक की, उसमें जो पहला भाग आता है निरोधक का वो है प्राकृतिक विधियाँ। यानी कि प्राकृतिक विधियों की बात करने वाले हैं हम। पहले प्राकृतिक विधियाँ, मैं यहाँ इसको डाल लेता हूँ। पहले हमारी प्राकृतिक विधियाँ, कि प्राकृतिक विधियाँ होती क्या हैं, इसके बारे में बताओ आप। प्राकृतिक विधियाँ क्या होती हैं, यानी कि प्राकृतिक विधियाँ वो होती हैं जो अंडाणु एवं शुक्राणु के संयम को, उनको रोकती हैं। यानी कि अंडाणु को शुक्राणु के संयम यानी कि संलयन को क्या करती हैं, रोकती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक विधियाँ कहते हैं, या इसको हम गर्भ निरोधक विधियाँ भी कह सकते हैं। सीधी बात है, गर्भ निरोधक कैसे होगा, जब अंडाणु शुक्राणु के पास जाएगा ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, नहीं होगा ना भाई, निषेचन नहीं होगा ना। और निषेचन यदि हो जाएगा तो गर्भधारण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, गर्भ निरोधक
यानी गर्भ को बचाने की जो उपाय हैं, जो विधियां हैं, उसी की तो बात करने वाली है ना। तो इसमें देखते हैं प्राकृतिक विधियां क्या होती है कि अंडाणु शुक्राणु से संलयन नहीं हो पाता है, संलेत नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है कि गर्भधारण नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक विधियों में निम्न भाग होते हैं। क्या सभी प्राकृतिक विधियां होती हैं? नहीं, इसमें भाग होते हैं। जैसे यांत्रिक विधियों के अलग भाग होते हैं, स्थायी विधियों के अलग भाग होते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक विधियों में कई विधियां पाई जाती हैं जिससे अंडाणु शुक्राणु से संलयन होने से बचा जा सके। इसमें जो पहली विधि आती है प्राकृतिक विधि में, वो आती है क्या? आवधिक संयम। आवधिक संयम। ये आवधिक संयम क्या होता है? आवधिक संयम, आवधिक संयम क्या होता है कि जब मतलब आर्तव चक्र, यानी कि जब आर्तव चक्र आता है, मादा में आर्तव चक्र कब आता है? मासिक चक्र। यानी कि आर्तव चक्र हम किसे बोलते हैं कि फर्स्ट दिन से 5 दिन तक क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि यानी कि 10वें से 17वें दिन के बीच में क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है, ओल्यूलेशन होता है, ठीक है। यानी कि 10वें से 17वें दिन के बीच में क्या होता है? मतलब अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग होगा तो किसकी संभावना ज़्यादा बढ़ेगी? निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की क्षमता उस समय क्या होती है? बढ़ती रहती है। तो मादा को मैथुन से बचना चाहिए किस अवधि में? 10वें से 17वें दिन के मध्य जो अवधि आती है, जो समय अंतराल आता है, उसके मध्य उसे मैथुन से बचना चाहिए। इस मैथुन से बचने से क्या होगा कि शुक्राणु अंडाणु के पास में प्रवेश नहीं कर पाएगा, यानी कि संलयन नहीं हो पाएगा। और यदि संलयन नहीं हो पाएगा तो मेरे को आप बताओ निषेचन होगा कहाँ? गर्भधारण होगा कहाँ? तो एक विधि है प्राकृतिक आवधिक संयम, यानी कि जो स्त्री है उसको 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन से बचना चाहिए, ठीक है। मैथुन से बचना चाहिए। यदि मैथुन से उस समय यानी कि 10वें से 17वें दिन के बीच के अंतराल में मैथुन से बचते हैं तो शुक्राणु अंडाणु के पास में नहीं जा पाएगा, जिससे क्या नहीं हो पाएगा? गर्भधारण नहीं हो पाएगा। तो मेन डिपेंडेंट किस पे है? मतलब मैथुन से, मतलब मैथुन नहीं करना चाहिए दंपति को 10वें से 17वें दिन के बीच में, ठीक है। तो ये कौन सी विधि है? ये है हमारी आवधिक संयम। इसमें मतलब अत्यधिक संयम एवं सावधानी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। हम इसको ऐड कर लेते हैं। आवधिक संयम में क्या होता है कि दंपति को या हम बोल सकते हैं स्त्री को, या हम इसको बोल सकते हैं मादा को आर्तव चक्र के, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, रजधर्म, आर्तव चक्र के 10वें से 17वें दिन के मध्य समयांतराल में मैथुन क्रिया से बचना चाहिए, ठीक है। यानी कि 10वें से 17वें दिन के समयांतराल में मैथुन क्रिया से बचना चाहिए, जिससे क्या होगा कि शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी कि शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजन होगा कैसे, ठीक है। तो मेन क्या होता है कि इसमें मैथुन क्रिया से बचना चाहिए दंपति को 10वें से 17वें दिन के मध्य समयांतराल में, ठीक है। तो ये था, यानी कि यदि उस समय दंपति या जो स्त्रियां, जो मादा होती है, वो मैथुन क्रिया से बचती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अंडोत्सर्ग के 14वें दिन
अंडोत्सर्ग के 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। मैंने आपको बता दिया कि अंडोत्सर्ग होता है कब, 14वें दिन। 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है तो मतलब 10वें से 17वें दिन के बीच में बचना चाहिए। यदि 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है तो उस समय क्या होता है कि निषेचन की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। उस समय यदि मैथुन कर लेती है स्त्री या मादा, तो उस समय क्या होगा कि निषेचन की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। निषेचन का जो हम बोले इस तरफ वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी समय उसको क्या करना चाहिए, उस समय बचना चाहिए मैथुन क्रिया के दौरान। दंपति के आर्तव चक्र के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में जो अंडोत्सर्ग होता है उसके दौरान उसको मैथुन क्रिया के समय बचना चाहिए। तो ये था हमारा आवधिक संयम, यानी कि इसमें स्त्री को खुद 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन क्रिया से बचाया जाने से गर्भधारण को रोका जा सकता है। तो ये थी हमारी क्या, प्राकृतिक विधि की पहली फर्स्ट फेज, यानी कि कौन सी थी, आवधिक संयम। हम इसके बाद में अगली फेज मतलब अगली जो भाग आता है इस प्राकृतिक विधि का, अगला जो इसका बिंदु आता है वो कौन सा आता है इस विधि में, अगली जो विधि आती है वो कौन सी आती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक। अगली जो बात करने वाले हैं हम, बाह्य स्खलन। ठीक है, कौन सी है हमारी, बाह्य स्खलन। इसको नाम से पता चल रहा है बाह्य स्खलन, यानी कि बाह्य यानी कि बाहर, स्खलन स्रावित करना। बाहर किसका स्रावित करना, बिल्कुल की पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। जब दंपति यानी कि स्त्री और पुरुष मैथुन क्रिया के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान जब जब इंसेमिनेशन होता है या होने से पहले, नर के द्वारा इंसेमिनेशन यानी कि वीर्य सेचन से पहले, वीर्य सेचन से ठीक पहले पुरुष के द्वारा स्त्री की योनि में से अपना सेचन बाहर निकालकर शुक्राणु स्खलित कर देने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती है, बाह्य स्खलन कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होता है मैथुन क्रिया के दौरान, पुरुष मादा के यानी कि मादा के शरीर यानी कि मादा की योनि में से अपना सीसन बाहर निकालकर शुक्राणु को बाहर स्खलित कर देना ही क्या कहलाता है, बाह्य स्खलन कहलाता है। इसमें क्या होगा, बाहर स्खलित करेगा शुक्राणु, तो शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेगा नहीं, और यदि पहुंचेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो ये भी एक विधि है गर्भधारण को रोकने की। तो ये थी हमारी क्या, प्राकृतिक विधि का सेकंड बिंदु, या हम बोल सकते हैं प्राकृतिक विधि का सेकंड विधि, यानी कि बाह्य स्खलन। इसमें क्या होगा, हम की पॉइंट के माध्यम से ऐड करते हैं। मैथुन क्रिया के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष स्त्री की योनि यानी वेजाइना, वेजाइना से अपना शिश्न बाहर निकालकर शुक्राणु, या हम बोल सकते हैं वीर्य स्खलित कर देने की प्रक्रिया या कर देने की क्रिया क्या कहलाती है, बाह्य स्खलन कहलाती है। यानी कि संभोग के दौरान, संभोग के दौरान या मैथुन क्रिया के दौरान जो पुरुष होता है वो स्त्री की यानी कि मादा की योनि में से अपना सीसन बाहर निकालकर यानी कि शुक्राणु यानी वीर्य को मादा के शरीर से बाहर स्खलित कर देता है या बाहर निकाल देता है, इंसेमिनेशन से बचा जा सकता है। ये कौन सी विधि कहलाती है, ये विधि कहलाती है बाह्य स्खलन, यानी कि प्राकृतिक विधि की बाह्य स्खलन विधि कहलाती है। तो ये था हमारा क्या,
प्राकृतिक विधि का सेकंड बिंदु यानी कि बाह्य स्खलन। बिल्कुल की पॉइंट के माध्यम से दोस्तों बिल्कुल अध्ययन करने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतें। दोस्तों मैंने जैसे आपके लिए मेहनत किया है तो आप भी बिल्कुल मेहनत उसी प्रकार के लिए जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बात करने वाले हैं अगली विधि की, स्तनपान अनावर्त विधि। प्राकृतिक विधि की जो अगली विधि आती है वो कौन सी आती है? स्तनपान अनावर्त विधि। ठीक है, अब बात करते हैं अगली विधि, वो कौन सी आती है हमारी? स्तनपान अनावर्त विधि। स्तनपान अनावर्त विधि क्या होती है? स्तनपान यानी कि प्रसव के बाद में मादा, प्रसव के बाद में जो मादा होती है वो अपने शिशु को यदि लगातार या भरपूर मात्रा में स्तनपान कराती है, कितने दिनों तक? 4-5 माह तक, यानी 4-5 महीनों तक मादा अपने शिशु को भरपूर स्तनपान करवाती है, तो मैं नहीं, बुक कह रही है कि क्या अंडोत्सर्ग या हम बोलते हैं आर्तव चक्र, वो नहीं आता है यदि भरपूर हम क्या कराते हैं? स्तनपान कराते हैं। 4-5 महीने तक या 4-5 माह तक हम स्तनपान भरपूर मात्रा में कराते हैं, तो स्त्री या मादा को क्या नहीं आता है? आर्तव चक्र नहीं आता है। तो आर्तव चक्र आएगा ही नहीं तो ओल्यूलेशन कैसे होगा? यदि ओल्यूलेशन होगा ही नहीं, यानी कि अंडोत्सर्ग होगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ठीक है, तो ये भी एक विधि है, यानी कि माता, यानी प्रसव के बाद में जो माता होती है वो अपने शिशु को लगातार या भरपूर मात्रा में स्तनपान करवाती है, तो आर्तव चक्र बंद हो जाता है। तो ये भी एक विधि है। यदि आर्तव चक्र बंद हो जाएगा तो सर आप ये बताओ अंडोत्सर्ग होगा कैसे? बिल्कुल सही बात है, अंडोत्सर्ग होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो गर्भधारण कैसे होगा? तो ये भी एक विधि है गर्भ निरोधक की। विधि क्या है इसमें कि मेन बात किस पे डिपेंडेड होती है कि जो स्तनपान होता है वो भरपूर मात्रा में कराना चाहिए अपने शिशु को। ठीक है, हम इसको टाइप करते हैं। प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद माता अपने शिशु को भरपूर मात्रा में स्तनपान करवाती है, तो आर्तव चक्र बंद हो जाता है। ठीक है, यदि माता स्तनपान भरपूर मात्रा में करवाती है तो आर्तव चक्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जब आर्तव चक्र बंद ही हो जाएगा तो अंडोत्सर्ग होगा कहाँ? और अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ? ठीक है, तो ये भी एक विधि है अपने आप में, स्तनपान अनावर्त। तो इस विधि में क्या होता है कि 4-5 महीनों तक शिशु को कोई पानी या ऊपर से कोई दूध नहीं पिलाना चाहिए, उसको माँ का दूध ही पिलाना चाहिए 4 से 5 माह तक। तो ये एक विधि है, इससे गर्भधारण से बचा जा सकता है। भरपूर मात्रा में शिशु को स्तनपान कराना चाहिए दंपति को या मादा को। ठीक है, तो ये था हमारा प्राकृतिक विधि का थर्ड जो बिंदु था या भाग था, स्तनपान अनावर्त। हम अगले सेशन में बात करने वाले हैं यांत्रिक विधियाँ। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।